हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। जैसा कि पीछे वाली कक्षा के अंदर हमारा सेल वाला चैप्टर चल रहा था, आज हमें उसी को कंटिन्यू करना है। और 3 पार्ट्स न्यूक्लियस तक हम पढ़ चुके थे। अभी माइटोकॉन्ड्रिया अगला पार्ट का हमें अध्ययन करना है। ठीक है, आइए अध्ययन करना शुरू करते हैं। आज की कक्षा के अंदर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। अभी शुरू किया था जस्ट, थोड़ा इशू हो गया था, इसलिए दोबारा से यहीं से शुरू कर रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया से ही। देखिए, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया या उसी को हिंदी में कहा जाता है सूत्रकणिका। और डिस्कवरी इसके किसने किया था, इसको डिस्कवर किया था। इसके पीछे 2 से 3 नाम आते हैं, उन सभी को मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट वन केलिकर। अगर बात करते हैं डिस्कवरी की तो केलिकर नाम आता है माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कवरर के रूप में। इनका नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा अब बात आती है इनकी नेमिंग किसने की थी। ठीक है, नामकरण किसने किया था, नेमिंग या बोले तो नामकरण। स्टूडेंट्स, इनके नामकरण के पीछे भी 2 हैं आपके नाम। वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ मैं, वो है बेंडा। बेंडा ने इनको नाम दिया था क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बेंडा ने इनको नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा एक और भी है साइंटिस्ट जिनका नाम आपको याद रखना है, जिनको हम बोल सकते हैं अल्टमैन। ठीक है, एक और नामकरण किसने दिया था, अल्टमैन ने भी इनको नाम दिया था। बट अल्टमैन जो है ना, इन्होंने जो नाम दिया था वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया था, उन्होंने इसको कहा था बायोप्लास्ट। उन्होंने इसको बायोप्लास्ट कहा था। ठीक है, तो बायोप्लास्ट कहा था कि इन्होंने, अल्टमैन ने। और वैसे नाम जो ओरिजिनली माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसने दिया था, बेंडा ने दिया था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नाम आपके लिए। खोज केलिकर ने किया था इनको। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा भाग हमारा कौन होता है, न्यूक्लियस। तो उसके अलावा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट जो होता है ना सेल का, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट जो होता है कोशिका का, वो कौन होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसके अंदर आपको एक बात याद रखनी है, जो एक्चुअली पूछा तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा डीप करके पूछेगा साइंस से, तभी ये क्वेश्चन पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा। क्या पूछ सकता है आपसे, आपसे पूछेगा इनके बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कहाँ, यानी किस सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, एक तो आरबीसी एंड सेकेंड वन जो एक फ्लोएम होता है। ठीक है, फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम सुना होगा। तो फ्लोएम जो होता है ना, उसके अंदर एक सेल होती है सीव ट्यूब जिनको कहा जाता है। ठीक है, सीव ट्यूब, ये जो सेल होती है फ्लोएम की, और एक आरबीसी, इन दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, याद रखिएगा। तो आरबीसी एंड फ्लोएम की सीव ट्यूब जो कोशिकाएं होती है ना, उनके अंदर ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, जिनको चालनी कोशिकाएं कहते हैं, हिंदी में जो सीव ट्यूब होती है इनको चालनी कोशिकाएं, चलनी कोशिकाएं कहा जाता है। इन दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अब बात करते हैं इसकी शेप, इसकी आकृति कैसी होती है। शेप यानी आकृति कैसे होती है, तो इनकी शेप होती है, वो होती है सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल शेप होती है, यानी बेलनाकार। सिलेंडर होता है ना बेलन के जैसा, तो बेलनाकार संरचना आपने बतानी है, इसकी होती है। अब एग्जाम के अंदर ये बात भी पूछ सकता आपसे कि कितनी लेयर से बना होता है। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एक एकल लेयर होती है। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है। तो इसके ऊपर कौन सी होती है, तो याद रखिएगा डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, दोहरी संरचना होती है इसकी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब कार्य क्या होता है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसका वर्क, इसका कार्य होता है सेल के अंदर रेस्पिरेशन को कंप्लीट करना, श्वसन करना, एंड एनर्जी यानी ऊर्जा का उत्पादन करना। यानी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करना कंप्लीट, श्वसन जो होता है उसको कंप्लीट करना, एंड ऊर्जा का उत्पादन करना। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखिए इसका कार्य क्या होता है, रेस्पिरेशन करना एंड एनर्जी को क्रिएट करना, उत्पन्न करना। इसीलिए हमारी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ सेल जो होता है वो इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, ये ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए इतना सब आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैंने एक बात आपको बताई थी, जो डीएनए के अंदर बताई थी, वो आपका खुद का कार्य है, उसको दोबारा से याद करेंगे कि मैंने आपको क्या बताया था। ठीक है, चलिए तो इसको इरेज करता हूँ मैं और उसके बाद में अगला पार्ट डिस्कस करते हैं।
चलिए, इसके बाद अगला पार्ट हमारा सेल के अंदर जो होता है 6 पार्ट, जिसको हम बोलेंगे राइबोसोम। राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम हिंदी में भी इसको यही बोला जाएगा। एक नाम और भी होता है, वो भी आपको बताया जाएगा, बट उससे पहले 2-3 नाम आपको बताता हूँ जिनका हमें अध्ययन करना है। राइबोसोम के साथ साथ एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको भी हमें पढ़ना है, जिसको हम बोलेंगे अंतः प्रद्रव्यी जालिका। अंतः प्रद्रव्यी जालिका। एंड 8th वन, जिसको हमें पढ़ना है लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। सो इन तीनों का अध्ययन हम एक साथ कर लेंगे। उसके बाद 3 चीज़ें और बचेंगी, उनका अध्ययन भी हम एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, राइबोसोम जो होता है इसकी डिस्कवरी। अब देखिए, डिस्कवरी तो सभी की लिखनी है, तो पहले इसी की लिख लेते हैं। खोज किसने किया था? सो इसको किया था पैलेड, पैलेड ने, ठीक है। पैलेड ने इसकी डिस्कवरी किया था, इसीलिए जो राइबोसोम होता है इसको पैलेड पार्टिकल भी कहा जाता है। पैलेड पार्टिकल भी कहा जाता है, यानी पैलेड कण भी कहा जाता है इसको। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको डिस्कवर किसने किया था? पोर्टर ने किया था, ठीक है। पोर्टर उनका नाम था। और लाइसोसोम जो है इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको किया था डी डुवे ने। डी डुवे ने इनको डिस्कवर किया था। सो ये तीनों के डिस्कवरर का नाम हो गया। अब कार्य देखिए कुछ, या इसके अलावा कुछ अन्य बातें इनके बारे में। राइबोसोम जो होता है ना, वो किसी भी सेल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, सबसे छोटा भाग होता है। ये 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का राइबोसोम होता है। कौन कौन सा? एक 70S और एक 80S, ये 2 टाइप होती हैं। और एक चीज़ आपको याद रखना, ये S का मतलब क्या होता है? जैसे लेंथ को हम मीटर में मापते हैं, वैसे ही जो आपका राइबोसोम होता है इसके भी साइज या आकार, हर चीज़ को मेजर करने की यूनिट होती है S। S का मतलब होता है सीडेब्री, ठीक है, सीडेब्री जिसको कहा जाता है, ये यूनिट होती है एक प्रकार से। तो 2 प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। अब राइबोसोम जो होता है ये बना किसका होता है? तो ये बना होता है RNA एंड प्रोटीन। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है किससे मिलकर के बना होता है, तो RNA और प्रोटीन। प्रोटीन तो खुद ही बनाता है, ये RNA इसका साथ देता है। सो RNA प्लस प्रोटीन से बना होता है आपका वर्क। अब इसका कार्य क्या होता है? सो कार्य होता है इसका प्रोटीन का निर्माण करना। हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल के अंदर प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होती है वो इसी के द्वारा होती है। जहाँ जहाँ भी आपको राइबोसोम शब्द दिखे, जहाँ भी ये टर्म आपको दिखे, वहीं पे सोच लेना प्रोटीन का निर्माण हो रहा होगा। सो प्रोटीन का फॉर्मेशन, इसीलिए जो राइबोसोम होता है इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। हमारी बॉडी की प्रोटीन फैक्ट्री कौन होती है? राइबोसोम, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इसलिए इसको पैलेड पार्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि पैलेड ने इसको डिस्कवर किया था। 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। एंड राइबोसोम जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कि वो आपका डबल मेम्ब्रेन वाला होता है, उसी प्रकार से जो राइबोसोम होता है ये हमारा सिंगल मेम्ब्रेन होता है। एकल झिल्ली होती है, सिर्फ एक झिल्ली होती है, 2 झिल्लियाँ नहीं होती हैं। चलिए, अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, हमारी जो सेल होती है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस से इस प्रकार से हमारी सेल मेम्ब्रेन तक इस प्रकार से फैली होती है, यही होती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस के पास में दोनों तरफ इसके ऊपर कुछ पार्टिकल पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ पार्टिकल पाए जाते हैं। नहीं पाइए, ये पार्टिकल क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। सो ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं। सो यहाँ से थोड़ी रफ होती है क्योंकि राइबोसोम है, और इसके पीछे से क्या होती है? स्मूथ होती है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है हमारी। एक तो होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेनुलस, एंड एक होती है स्मूथ, ठीक है। इसको बोलते हैं खुरदरी, और ये होती है चिकनी। 2 प्रकार की होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम में पूछेगा
कि जो खुरदरी होती है उसका कार्य क्या है। तो जहाँ राइबोसोम है वहाँ मैंने आपको बताया था प्रोटीन का निर्माण होगा, तो ये क्या करेगी, प्रोटीन का निर्माण करेगी। और स्मूथ जहाँ से होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फैट यानी वसा का निर्माण होता है, या लिपिड्स बोल सकते हो, उसका निर्माण होता है। अब ये तो होगी बच्चों वाली बात। अब एग्जाम के अंदर थोड़ा सा डीप करके पूछेगा तो क्या पूछेगा, तो आपसे पूछेगा इन दोनों में से स्टेबल ज़्यादा, स्थायी कौन सी ज़्यादा होती है। सो याद रखें जो रफ होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी, तो मोर स्टेबल। ज़्यादा स्थायी होती है कौन सी, जो खुरदरी होती है, ग्रेनुलस होती है, वो वाली। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये और क्या कार्य कर सकती है, एक तो मैंने बता दिया प्रोटीन का निर्माण मुख्य रूप से। इसके अलावा एक और काम कर सकती है, जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है कंकाल तंत्र, वैसे ही एक सेल, एक छोटी सी कोशिका के अंदर भी कंकाल अंतः कंकाल तंत्र का कार्य यानी स्केलेटल सिस्टम का कार्य कर सकती है। ठीक है, सो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है अंतः प्रद्रवी जालिका के अंदर। अब बात आती है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, इसी को आपने कई बार सुना होगा, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली। सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को। और लाइसोसोम जो होती है इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो इसका निर्माण होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, यानी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका के अंदर भी हो सकता है। इसके अलावा इसका निर्माण जो है गोल्जी बॉडी के अंदर भी होता है। ठीक है, तो लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी के अंदर या इसके अंदर होता है। गोल्जी बॉडी क्या होता है अभी आगे हम पढ़ेंगे उसको, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम, एक प्रकार से पाचन तंत्र का कार्य करती है। पाचन का कार्य लगा लो, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं जिनकी हमारी सेल को आवश्यकता नहीं होती है, जिनको हमारी बॉडी नहीं चाहिए, जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, उनको क्या करती है, डाइजेस्ट कर जाती है, पाचित कर जाती है, उनको वहाँ से फिनिश करती है। ठीक है, तो कोशिका के अंदर जो डाइजेशन का कार्य करती है ये, ठीक है, वो होती है लाइसोसोम। अब इसको आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, सो आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनके पीएच वैल्यू काफ़ी कम होती है, और अगर ये थैली फट जाती है ना तो ये खुद को ही पाचित कर जाती है, यानी खुद को ही फिनिश कर देती है, खुद का ही पाचन कर लेती है, खुद को ही खा जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग। ठीक है, एक थैलीनुमा संरचना होती है। सो इसके अंदर मैंने जैसा कि आपको बताया कि पाचक एंजाइम होते हैं, एंजाइम इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो अगर ये थैली फट जाए तो खुद को ही खा जाती है ये, यानी पाचित कर देती है, इसीलिए इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग। और बनती कहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनती है, या एक और नाम गोल्जी बॉडी मैंने आपको बताया, यहाँ पे इसका निर्माण होता है। और राइबोसोम जो है इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, सो इसका फॉर्मेशन होता है केंद्रिका। ठीक है, केंद्रिका के द्वारा इसका फॉर्मेशन यानी निर्माण होता है। चलिए इतनी सारी बातें, 3 पार्ट्स हमारे और हो गए। इसके बाद अब आई थिंक आखिरी के 3-4 पार्ट हमारे रहते हैं, उसको भी जल्दी से एक बार हम फिनिश कर लेते हैं। इसको अरेंज कर देता हूं मैं एक बार। चलिए इसके बाद अगला पार्ट हमारा शुरू करते हैं। आगे के 4 भाग हमारे रह गए, जिसमें से हम 3 पार्ट्स को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ बातें हैं नहीं। उसके बाद एक लास्ट बचेगा प्लास्टिड, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन हमारा अभी का गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी या जिसको हम बोले तो गोल्जी काय। ठीक है, गोल्जी काय। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स या जिसको अगर बोला जाए तो रसधानी। एंड थर्ड वन जिसको हम बोलेंगे सेंट्रियोसोम। सेंट्रियोसोम, तारक काय। तारक काय 3 पार्ट्स हैं, इनको एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इनके डिस्कवरर के नाम बता देता हूँ, खोज किसने किया। गोल्जी बॉडी जो है इसकी खोज की थी गोल्जी, कैमिलियो गोल्जी बोलते हैं, गोल्जी याद रखे काफ़ी है। वैक्यूल्स जो होता है इसकी खोज की थी ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। एंड सेंट्रियोसोम जो है इसको किया था बेनेडन। ठीक है, ईवी बेनेडन ने डिस्कवर किया था इसको। गोल्जी बॉडी जो होता है इसको पौधों में यानी प्लांट सेल के अंदर डिक्टियोसोम भी कहा जाता है।
इसको प्लांट कोशिकाएं जो होती है ना, पादप कोशिकाएं, उनके अंदर डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर बात हो एनिमल सेल की तो गोल्जी बॉडी, प्लांट सेल के अंदर इसी को डिक्टियोसोम कहा जाता है। बट एनिमल सेल के अंदर ही गोल्जी बॉडी के अलावा भी एक नाम होता है इसका, जिसको हम बोलते हैं लाइपोकॉन्ड्रिया। लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, इसी का एक नाम होता है। कार्य क्या होता है इसका, ये क्या करता है, ये जो प्रोटीन होता है ना, हमारी सेल जो होती है उसके अंदर प्रोटीन का निर्माण कई जगह पे होता है, तो ये क्या करता है, उस प्रोटीन को सभी जगह से इकट्ठा करके बंडल्स के रूप में पैक कर देता है। ठीक है, तो सभी जगह से प्रोटीन को इकट्ठा करके क्या कर देता है, एक जगह पे पैक बना के उसके बंडल्स बना के रख देता है, ताकि जहाँ भी नीड हो सेल को वहाँ पे पहुँचाया जा सके। ठीक है, तो पैकर भी कहा जाता है इसको। वैक्यूल्स जो होता है ये क्या होता है, ये एक्चुअली में किसी भी सेल के अंदर एक बहुत बड़ा सा रिक्त स्थान होता है। प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ये। सो करता क्या है ये, अगर बेसिकली देखा जाए तो किसी भी सेल के अंदर पीएच को बैलेंस भी करता है। और मुख्य काम क्या होता है कि जब भी कभी एमरजेंसी हो, एमरजेंसी का मतलब है कि प्लांट को न्यूट्रिशन यानी पोषण, खाने पीने की चीज़ ना मिल पाए, तो ये क्या करता है, एमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने अंदर क्या करता है, ये न्यूट्रिशन यानी पोषण का मतलब पोषक पदार्थ जो होते हैं, जैसे मिनरल्स है, वाटर है, और भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उन सबको स्टोर करके रखता है कौन, वैक्यूल्स। तो रसधानी जो होती है वो क्या करती है, वो इमरजेंसी के लिए न्यूट्रिशन पोषक पदार्थों को स्टोर करके रखती है उस सेल के अंदर। इसके अलावा पीएच को बैलेंस भी करती है। ठीक है, चलिए सेंट्रियोसोम तारक का या तारक के अंदर ये क्या करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी सेल के डिवीज़न के लिए, यानी विभाजन के लिए। देखिए अगर किसी सेल के अंदर चोट लग गई तो उनको दोबारा से रिकवरी कैसे होगी, जब वो डिवीज़न करेगी तभी तो होगी। सो डिवीज़न करने के लिए सेंट्रियोसोम आवश्यक होता है। जिस हमारी सेल के अंदर ये सेंट्रियोसोम नहीं होगा, वो डिवीज़न करने में उसको दिक्कत होगी फिर। एक क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा था पिछले चैप्टर में कि हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा नर्वस सिस्टम के अंदर एक सेल होती थी जिसको हम न्यूरॉन कहते थे। मैंने कहा था कि वो रिपेयर नहीं कर पाती अपने आप को। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि उनके अंदर ये सेंट्रियोसोम नहीं होता है। तो ये उसका जवाब है जो मैंने आपके लिए छोड़ा था। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप क्लियर हो गया होगा। 3 पार्ट्स ये थे। इसके बाद एक लास्ट पार्ट हमारा है, इसको अरेंज करके उसको और मैं डिस्कस कर देता हूँ। चलिए लास्ट पार्ट हमारा है, उसको कर लेते कंप्लीट। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे प्लास्टिड या हिंदी में इसको बोला जाता है लवक। प्लास्टिड या लवक। तो देखिए 3 प्रकार के होते हैं, और प्लास्टिड जो होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। प्लांट सेल जो होती है, पादप कोशिकाएं, वहीं पाए जाते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने किया था, जो प्लास्टिड है। अगर बात आती है डिस्कवरर की, तो इसको डिस्कवर किया था हैक्कल ने। ठीक है, हैक्कल ने इनको डिस्कवर किया था। और इनका जो नेमिंग है, जो नामकरण है इनकी, वो किया था किसने, सिम्पर जो है, इन्होंने इसका नामकरण किया था और डिस्कवर किया था हैक्कल ने। प्लास्टिड जो ना 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हरित लवक जिसको कहा जाता है। एंड एक सेकंड होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, जिसको हम श्वेत वर्णी भी कहते हैं। एंड थर्ड वन होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसको वर्णी लवक भी कहा जाता है। काम क्या होता है, तो वर्णक यानी रंग जो होते हैं प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर जो भी कलर होते हैं अलग अलग, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर किसी प्लांट के अंदर जैसे फ्लावर है या कोई और अदर पार्ट्स भी हो सकता है, उसके अंदर अगर ग्रीन कलर है, तो उसके लिए इसका मतलब कौन रेस्पॉन्सिबल है, क्लोरोप्लास्ट। अगर उसके अंदर वाइट कलर है, प्लांट के अंदर किसी पार्ट में वाइट, या आप बोल सकते हो नो कलर का मतलब ट्रांसपेरेंट पारदर्शी अगर हो, तो उसका मतलब वहाँ पे कौन है, ल्यूकोप्लास्ट है। और एक ग्रीन, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको, या फिर
वाइट या फिर नो कलर यानी ट्रांसपेरेंट, ये तीन के अलावा, इन तीनों के अलावा अगर कोई भी कलर है तो वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है, आपने जैसे कि आपने देखा भी होगा, गिरगिट जो होता है वो अपने रंग बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि यही प्लास्टिड होते हैं उसके अंदर, जिनके कारण उसके कलर चेंज होते रहते हैं। प्लांट्स के अंदर भी ऐसा ही होता है कि ये आपके जो प्लास्टिड है ये आपस में चेंज होते रहते हैं। सो इसी के कारण उनका कलर भी बदलता रहता है। आपने देखा होगा कि जैसे टोमेटो जब लगता है तो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, बाद में रेड हो जाता है। सो वो इन्हीं के कारण होता है। ठीक है, सो ये चेंज होते रहते हैं आपस में, उसी से कलर उनके चेंज होते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ग्रीन कलर के लिए क्लोरोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल होता है, व्हाइट के लिए ल्यूकोप्लास्ट, एंड इन दोनों के अलावा कोई अदर कलर हो सो क्रोमोप्लास्ट होता है आपका प्लास्टिड जो रेस्पॉन्सिबल होता है उस कलर के लिए। अब आपको आगे काफ़ी सारे पीडीएफ्स दूंगा मैं, जिसके अंदर आपको ये जो कलर्स होते हैं ना, जैसे कि टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइकोपिन के कारण होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स भी आपको दिए जाएंगे, और फैक्ट्स वही होंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, फालतू का एक भी नहीं होगा। तो उसके लिए भी आप वेटिंग करते रहिएगा, बट फिलहाल कंसेप्ट को आप एक बार कंप्लीट कर लो। चलिए, तो प्लास्टिड हमारा कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ ही सेल वाला हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ लास्ट में आपको मैं कुछ बातें इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। 2 बातें हैं, जिसके बाद ये चैप्टर को हम फिनिश करके और अगली कक्षा से अगले चैप्टर को शुरुआत करेंगे। वो है आपकी सेल के विषय में ही। हमसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेल जो होती है ना हमारे यूनिवर्स के अंदर, 2 प्रकार क्या बोल दो, एक तो स्मॉलेस्ट सेल और एक लार्जेस्ट सेल। ठीक है, एक स्मॉलेस्ट सेल और एक लार्जेस्ट सेल, इनके नाम बताओ। पूरे यूनिवर्स के अंदर भी और हमारी बॉडी के अंदर भी। हमारी बॉडी और पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताओ। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात आए, सो अगर आती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर तो अलग जवाब होगा। अगर बात आती है यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटी कोशिका, तो जवाब अलग होगा। इसी प्रकार लार्जेस्ट के लिए भी अगर आती है बात हमारी बॉडी के केस में तो जवाब अलग होगा, और अगर आती है बात यूनिवर्स के केस में तो जवाब अलग होगा। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। अगर बात करें लार्जेस्ट सेल और यूनिवर्स के अंदर, तो वो क्या होती है? वो होती है ऑस्ट्रिच एग, यानी स्तुरमुर्ग का अंडा, और सबसे बड़ी कोशिका यूनिवर्स की। हमारी बॉडी के अंदर अगर बात करें, वो मैं आपको पहले ही बता चुका, वो होती है न्यूरॉन, नर्वस सेल, तंत्रिका कोशिका जो होती है वो। अगर स्मॉलेस्ट की बात आती है यूनिवर्स के अंदर, तो वो होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम एक बैक्टीरिया का नाम है, ये माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम ये होता है। और हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटी कौन सी होती है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका जवाब अगली कक्षा में दिया जाएगा और आपको ही देना है। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो मुझे देना पड़ेगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बट एक बार आप अपनी तरफ से ट्राई जरूर करिएगा। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर बायोलॉजी जीव विज्ञान का यहीं पे संपूर्ण होता है। मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर अगले और बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर जो जिसको हम कहेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ में। जय हिंद।